एटॉमिक फिजिक्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं हाइपोथेटिकल सिस्टम्स फॉलोइंग बोर्स मॉडल। समटाइम्स हमें कुछ ऐसे सिस्टम दिए जाते हैं और उसमें बोला जाता है कि सिस्टम बोर्स मॉडल को फॉलो कर रहा है, और जनरली इन सिस्टम्स के अंदर फोर्स को बदल देते हैं। कोई डिफरेंट फोर्स होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और उस फोर्स के लिए समटाइम्स वो पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन भी दे देते हैं। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन उन्होंने दे रखा है तो आप यहाँ पर उस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। सपोज यू एज ए फंक्शन ऑफ अगर आर दिया है तो माइनस डी यू बाई डी आर फोर्स होता है, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है इसका, तो मॉड लगा दिया। तो मॉड ऑफ दिस माइनस डी यू बाई डी आर, दिस इज द फोर्स, और ये फोर्स जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और जो हमारा एक्चुअल मॉडल होता है उसमें तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसमें उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कूलम्ब अट्रैक्शन है, वो कूलम्ब अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने वाले एजेंट को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है इस हाइपोथेटिकल मॉडल में। तो या तो फोर्स डायरेक्टली गिवन होगा या फिर एक फंक्शन के फॉर्म में गिवन होगा, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो उससे हम यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन एज यूजुअल, क्योंकि जब भी वो बोर्स क्वांटाइजेशन या बोर्स मॉडल की बात करते हैं तो उनका एक तरीके से मतलब यही होता है कि ये जो इक्वेशन है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये तो फोर्स की इक्वेशन है सिंपली यहाँ पर, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बोर्स मॉडल में वो ये वाली है, जहाँ पर आप बोर्स क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करते हो कि जो भी एंगुलर मोमेंटम है दैट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो सेकंड इक्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन इज सिंपली मैकेनिक्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज़ द रियल बोर्स मॉडल इक्वेशन जिसमें हम क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके जो भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के इस सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें दिया गया है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दे दिया गया है। ए बोर्स क्वांटाइजेशन इज अप्लीकेबल, ठीक है। बोर्स क्वांटाइजेशन मतलब जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन है वो अप्लीकेबल है। तो आपको ये बताना है कि ये क्वांटम नंबर के साथ में आर का किस तरह का रिलेशन होगा, और जो टोटल एनर्जी है ई एन जो है वो ई एन यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है nth ऑर्बिट में। तो इनमें किस तरीके का एन के साथ में रिलेशन आएगा वो बताना है। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसके लिए आप माइनस डी यू बाई डी आर ये कर लूँ। तो जब आप यहाँ पर ये करोगे तो ये 2kr आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद में, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई आर, आप चाहो तो पूरे एक्सप्रेशन लिख करके चलो, या फिर प्रोपोर्शनलिटी के लिहाज से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि वी स्क्वायर यहाँ पर है और आर वहाँ पहुँच जाएगा। तो वी स्क्वायर एक साइड में होगा, आर स्क्वायर एक साइड में होगा, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इसमें, क्योंकि हमसे प्रोपोर्शनलिटी जस्ट पूछी गई है। तो v और r लीनियरली रिलेटेड होंगे, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r या r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, आप इसको कैसे भी लिख लो। लेकिन हमसे यहाँ पर अभी n के टर्म से पूछा जा रहा है, तो सेकंड इक्वेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। अगेन जो बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है वी आर और n से। तो अगर आप यहाँ पर v को हटाकर r लाना चाहते हो तो v को जो आप हटाओगे तो v इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई r होगा। तो v की जगह पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई r एक आएगा यहाँ पर, और एक r पहले से बैठा हुआ है तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि r स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस n, और इससे आप बोल सकते हो कि r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर√n। तो आपने r के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेट कर लिया। आप अब यहाँ पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है कि वो हाफ के आर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर जब आप यहाँ पर इसका करोगे, जैसे 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा के आर स्क्वायर। अगेन मेरे को यहाँ पे एग्जिट टर्म से और के वगैरह जो भी इनसे कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पे लेकिन जस्ट पूरी कैलकुलेशन एक बार मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर के आर स्क्वायर है। तो आप ये देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी के आर स्क्वायर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर आ रहा है। अगर आप टोटल एनर्जी निकालने में इंटरेस्टेड हो पूरा एक्सप्रेशन, तो दिस इज हाफ के आर स्क्वायर, दिस इज के आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे जो 2 है वो 2 यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि 2 जब यहाँ पर आया होगा तो यहाँ का 2 हट जाएगा। तो वैसे आंसर पे हमारे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको सही कर लेते हैं। दिस 2 विल बी रिमूव फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर हाफ करोगे तो के आर बाई हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो अगेन हाफ के आर स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ के आर स्क्वायर, दिस इज अगेन हाफ के आर स्क्वायर।
तो जो टोटल एनर्जी है वो के आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एन यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर है सी, उसमें ये दोनों सही बताए गए, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन एंड ए इज प्रोपोर्शनल टू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय V इज इक्वल टू वी नॉट एल एन आर बाई आर नोट। तो पोटेंशियल दिया हो या पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, हमें उसको डिफरेंशिएट कर देना है। अगर पोटेंशियल दिया है तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो वेर आर नोट इज अ कांस्टेंट, अज्यूमिंग बोर्स मॉडल टू बी एप्लीकेबल, राइट वेरिएशन ऑफ आर एन विद एन। तो आर एन का यानी कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट में, उसका n के साथ क्या रिलेशन होगा वो बताना है। तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे तैयार करो। तो फोर्स इज इक्वल टू दिस माइनस डी यू बाई डी आर, इसका डिफरेंशिएशन वगैरह कर देंगे। तो एल एन आर यहाँ पर है तो 1 बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो फोर्स है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये लिखा जा सकता है यहाँ पर इसमें। तो फोर्स इज इक्वल टू सम के बाई आर टाइप का हो गया, फोर्स इज सम के बाई आर, और यहाँ पे ये एम वी स्क्वायर बाई आर है। दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है और v एक तरीके से फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टाइप की चीज़ आ जाएगी। तो v यहाँ पर n पर डिपेंडेंट नहीं है। अगला जो यहाँ पर आपकी इक्वेशन है एम वी आर, दिस इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर जो v है उसको किसी से मतलब नहीं है इसमें, तो r यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर r बचेगा यहाँ पर, और फिर हमको बोलना पड़ेगा कि जो r है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो a हो जाएगा, r इज़ प्रोपोर्शनल टू n। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक कोलिजन्स। इससे पहले हम यहाँ पर एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो फोटोन से प्रोवाइड कर रहे थे। किसी एनर्जी का फोटोन आ रहा था और वो फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता था तो वो हायर एनर्जी लेवल में पहुँच जाता था। तो जो एटम्स थे उन एटम्स को एनर्जी देना या एक्साइट करना यहाँ पर हम फोटोन के जरिए कर रहे थे, फोटोन का यूज़ करके कर रहे थे। हम एटॉमिक कोलिजन का यूज़ करके भी हम इनको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है इसमें। तो ये जो कोलिजन्स होते हैं, अब ये जो एटॉमिक लेवल के जो कोलिजन्स होते हैं जहाँ पे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है या फिर आपका न्यूट्रॉन का कोलिजन हाइड्रोजन एटम के साथ में हो रहा है, इस तरीके के जो कोलिजन्स हैं, इन कोलिजन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने 11th में कोलिजन्स पढ़े थे बॉडीज़ के, यहाँ पे बड़े बड़े बॉडीज़ के ब्लॉक्स के जो कोलिजन्स पढ़े थे, वो कोलिजन और इन कोलिजन में एक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि वहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता था उस लॉस को हम बोलते थे कि वो डिफॉर्मेशन में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हो हीट में चला गया। तो हीट या डिफॉर्मेशन में वहाँ पर हम एनर्जी का लॉस बोलते थे। जब भी एनर्जी का लॉस होता था तो हम बोलते थे या तो डिफॉर्मेशन या हीट में ये एनर्जी का लॉस गया है। लेकिन इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कोलिजन में इस तरीके का डिफॉर्मेशन और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर लॉस होता है कोलिजन में तो वो लॉस जो है किस में यूज़ होता है, वो लॉस यहाँ पर यूज़ होता है एक्साइटेशन में। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इसको, अ लॉस इन दिस कोलिजन्स कैन ओनली हैपन, लॉस तभी हो सकता है, कैन ओनली हैपन इफ दिस लॉस कैन बी यूज्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आपका अगर ग्राउंड स्टेट में है और उस हाइड्रोजन का कोलिजन अगर किसी दूसरे पार्टिकल के साथ में होता है, तो अब ग्राउंड स्टेट में तो उसको कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, तभी जाकर वो 1 से 2 में पहुँच पाएगा। अगर उसको 1 से 3 में जाना है तो 12.09 की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट उसको 10.2 की तो ज़रूरत है ही वहाँ पर उसमें। अगर कोई बोलता है कि लॉस इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया, तो ऐसा लॉस पॉसिबल ही नहीं है। 10.2 से कम का लॉस हो ही नहीं सकता, और 10.2 के बाद में जो अगला लॉस होगा वो 12.09 का हो सकता है। 12.09 के बाद जो अगला लॉस होगा वो 12.75 का हो सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक लॉसेज ही हो सकते हैं, और 10.2 से कम तो कितना भी ले आओ, 5 का लॉस, 6 का लॉस, कुछ भी लॉस नहीं होगा यहाँ पे। तो लॉस जब भी होता है इन कोलिजन में, इसका मतलब है कि एक्साइटेशन में वो एनर्जी यूज़ हुई है, उसी को हम लॉस्ट एनर्जी बोल रहे हैं जो कि एक्साइटेशन में यूज़ हुई है। अगर मान लीजिए लॉस होता ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर लॉस अगर हुआ नहीं उस कोलिजन में, तो लॉस अगर हुआ ही नहीं तो कोलिजन को हम बोलेंगे कोलिजन इलास्टिक है, और अगर लॉस होगा तो हम बोलेंगे कोलिजन इन इलास्टिक है। यानी कि ये टर्म्स कुछ वैसी हैं जो हमने 11th में पढ़े होंगे। तो इन इलास्टिक का मतलब है कि देयर इज़ अ लॉस, इलास्टिक का मतलब है देयर इज़ नो लॉस। तो नो लॉस इलास्टिक कोलिजन, और लॉस होने का मतलब है कि इन इलास्टिक कोलिजन है। अब यहाँ पर कैसे हम प्रोसीड करेंगे, सिचुएशंस को कैसे यहाँ पर डील करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आगे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी सिचुएशन दी जाए उस सिचुएशन में आप
एक तरीके से उसको एक नॉर्मल कोलिजन जो हमने 11th में पढ़ा था उस नॉर्मल कोलिजन की तरह ट्रीट करते हुए आप रेंज ऑफ लॉस कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इस तरह कोलिजन में क्वेश्चन करने के लिए जो स्टेप्स, जो नॉर्मल टाइप के स्टेप्स हैं, वो नॉर्मल स्टेप्स यहाँ पर यही हैं कि फर्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ लॉस, यानी लॉस जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो लॉस या तो क्या होगा, जीरो होगा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो, और अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन अगर हम मान लें तो कंप्लीटली इन इलास्टिक में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है। तो हम यहाँ पर इन दो सिचुएशंस के लिए, इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए लॉस निकाल लेंगे। तो इलास्टिक के लिए तो आपको लॉस निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि वहाँ तो लॉस जीरो होगा। आपको कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन ट्रीट करके के मैक्सिमम निकालना होगा। तो के मैक्सिमम आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, के मैक्सिमम is calculated by assuming, calculated by treating it as completely or perfectly inelastic collision। तो आप उसको inelastic collision की तरह ट्रीट करो और उस inelastic collision से आप के मैक्सिमम निकाल लो। तो आपके पास में आ जाएगा कि जो लॉस है उस लॉस का रेंज क्या है, जीरो से लेकर के उस के मैक्सिमम तक का लॉस उस पर्टिकुलर कोलिजन में हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने बात करी यहाँ पर कि ये एक कोलिजन है और उस कोलिजन में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो जो लॉस है वो जीरो से लेकर के लेट्स से कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का आता है, या 10 से थोड़ा और कम कर देते हैं इसको, लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का लॉस आता है। तो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का लॉस आ सकता है यहाँ पर इसमें, और आप कोलिजन करवा रहे हो हाइड्रोजन एटम से जो कि ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर हाइड्रोजन सपोज ये ग्राउंड स्टेट में अपने यहाँ पर। तो इस तरीके के हाइड्रोजन को तो इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको तो कम से कम 10.2 चाहिए। तो इसका मतलब जब हम इस तरीके का रेंज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस रेंज को देख करके हम बोल देंगे कि अगर रेंज ही इस तरीके की है तो फिर तो कोलिजन को डेफिनेटली यहाँ पर कैसा होना पड़ेगा, इलास्टिक कोलिजन होना पड़ेगा। कोई लॉस पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, देयर इज़ नो लॉस पॉसिबल। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो रेंज है वो जीरो से लेकर के सपोज कुछ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का अगर रेंज आ गया, तो इस रेंज के अंदर एक वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 का लॉस यहाँ पर हो सकता है, और 10.2 का लॉस अगर पॉसिबल है तो ये कोलिजन इन इलास्टिक हो सकती है। अभी भी हम बोलेंगे हो सकते, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पर चांस की बात होती है कि फोटोन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर पाए कि नहीं कर पाया, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे पाए कि नहीं दे पाया यहाँ पर उसमें। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फोटोन का मतलब यहाँ पर उस पर्टिकुलर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो 10.2 का अगर लॉस का एक यहाँ पर दिख रहा है तो दिस कोलिजन मे बी इन इलास्टिक ऑल्सो। लेकिन इसके लिए तो हम श्योर हैं कि ये जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक ही होगी, और इस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक भी हो सकती है और इलास्टिक भी हो सकती है। हो सकता है कि लॉस हो ही ना वहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए दोनों कोलिजन पॉसिबल है, इन इलास्टिक पॉसिबल है और इलास्टिक पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर रेंज के लिए तो ओनली इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल। तो कुछ एक सिचुएशन और एग्जांपल्स लेकर के यहाँ पर हम इसको फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और अभी जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हेड ऑन कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके कुछ अच्छे ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन मैंने एडवांस्ड इलस्ट्रेशन में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे उसमें देख सकते हैं इसको। यहाँ पे अभी मैं फिलहाल हेड ऑन कोलिजन की ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज एक न्यूट्रॉन है जिसके पास में सपोज के काइनेटिक एनर्जी है, और ये के काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम विच इज़ एट रेस्ट और ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में है और उसके साथ साथ यहाँ पर रेस्ट पर है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड टाइप ऑफ कोलिजन इफ काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी की आपको कुछ वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह के कोलिजन आप एक्सपेक्ट करते हो। तो अगेन सबसे पहले हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा, और ख़ास करके जो हम यहाँ पे ये मेथड्स इस तरह कर रहे हैं वो हेड ऑन कोलिजन के लिए ही ज़्यादा यूज़फुल हो पाएंगे। ऑब्लिक कोलिजन में हमें थोड़ा सा और सिचुएशन सोचनी पड़ेंगी। वहाँ पर भी होगा ये कि जो लॉस होगा वो लॉस तभी हो सकता है जब वो एक्साइटेशन के लिए यूज़ हो। तो ये लाइन तो हमेशा अप्लीकेबल है कि लॉस तभी होगा जब वो एक्साइटेशन के लिए यूज़ हो। लेकिन अगर ऑब्लिक कोलिजन है तो थोड़ा टिपिकल होती है ऑब्लिक कोलिजन एज़ कम्पेयर टू हेड ऑन कोलिजन। तो सपोज़ यहाँ पर ये हेड ऑन कोलिजन कर रहा है इसमें, और हमें यहाँ पर पहले लॉस का एक रेंज कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो लॉस का रेंज 0 से लेकर के के मैक्स, और के मैक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है यहाँ पर इसमें कम्प्लीटली इन इलास्टिक ट्रीट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग।
यहाँ पे जो मासेज है इनके, वो मासेज आप देख सकते हो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के मास को आप यहाँ पर बराबर अज्यूम कर सकते हो, दोनों m के बराबर अज्यूम किए जा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में बस एक ही प्रोटॉन होता है, तो और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के मासेस करीब करीब बराबर। तो मैंने दोनों का मास यहाँ पर m के बराबर अज्यूम कर लिया है। अब इनिशियली तो ये मूव कर रहा था, ये रेस्ट पे था। अब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन अगर मैं ट्रीट करता हूँ इसको, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में, इफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, तो दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, ये हमको पता होता है। तो दोनों साथ साथ चलेंगे विद सम वेलोसिटी, लेट्स से v। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ पर v एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज ये जब आ रहा था तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये u के बराबर मैंने एज्यूम कर लिया। अब ये दोनों साथ साथ चलने लग गए आफ्टर कोलिजन इसमें, तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी? तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप देख सकते हो 2mv इज इक्वल टू mu, और ये जो v होगा ये u/2 के बराबर हो जाएगा। तो दिस v इज इक्वल टू u/2। तो आप देख लो k इनिशियल यहाँ पे कितना था, तो k इनिशियल वाज हाफ mu², जिसको आप k बोल रहे हो इसमें, और k फाइनल यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें? तो k फाइनल इस, क्योंकि दोनों के मासेस बराबर हैं इसमें, तो दोनों के मासेस बराबर, दोनों की वेलोसिटी बराबर, तो एक का निकालो और उसका डबल कर दो, तो ट्वाइस ऑफ हाफ m u/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे ये 1/4 mu² आ जाएगा, एंड दिस इज़ बेसिकली k/2। ठीक है, इनिशियल जो k है उसका हाफ है यहाँ पर ये, तो k इनिशियल k और k फाइनल k/2 है यहाँ पर। तो जो लॉस हुआ है यहाँ पे, लॉस मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है, इसको मैं डेल्टा k मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो मैक्सिमम यहाँ पर लॉस हो रहा है वो कितना हो जाएगा? k - k/2। तो अगर k काइनेटिक एनर्जी से न्यूट्रॉन आता है तो मैक्सिमम जो लॉस पॉसिबल है वो k/2 है इसके अंदर, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज k/2। तो जो रेंज ऑफ लॉस है ये हो जाएगा 0 से लेकर के k/2। अब आप सभी सिचुएशन के लिए इसको सेपरेटली देख लो। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट में ये जो रेंज है यहाँ पर, ये रेंज ऑफ लॉस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से लेके k/2। तो k/2 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ही लॉस हो सकता है। तो ये लॉस तो एक्साइट कराने के काम में आएगा ही नहीं, यहाँ पर देयर इज़ नो एक्साइटेशन। तो ये जो कोलिजन होगा ये कैसा हो जाएगा? फिर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन ही पॉसिबल हो पाएगी, तो ओनली इलास्टिक कोलिजन इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होने में यहाँ पर क्या होगा कि ये तो रुक जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका ये जो हाइड्रोजन एटम है वो चल रहा होगा, क्योंकि अगर सेम मासेस होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो यहाँ वेलोसिटीज़ हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये चल रहा था तो ये रुक जाएगा और ये चलने लगेगा। तो उसी तरीके का यहाँ पर बहुत सिंपल सा केस बन गया। यहाँ पर ये नंबर 2 केस पे आते हैं। नंबर 2 में जो रेंज ऑफ लॉस होगी, यहाँ पर रेंज ऑफ लॉस 0 से लेकर के 20.4 का हाफ, तो 20.4 का हाफ हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस रेंज में एक ही वैल्यू है जो लॉस की जा सकती है, वो है 10.2, और 10.2 इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो रहा है तो इन इलास्टिक तो है ही यहाँ पर ये। अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो इन इलास्टिक भी पॉसिबल है और इलास्टिक पॉसिबल है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पर इस केस में। और इन इलास्टिक में भी यहाँ पर जो पॉसिबल है वो किस तरीके का पॉसिबल है? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वही वाला लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो इन इलास्टिक में भी परफेक्टली इन इलास्टिक यहाँ पर पॉसिबल है। इलास्टिक तो पॉसिबल हमेशा ही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है यहाँ पर उसमें, जिसमें कि सिर्फ यही 10.2 ही आ रहा है। अब अगर मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इलास्टिक कोलिजन हो गया और 10.2 का लॉस हो गया यहाँ पर फिर आपका एक्साइटेशन में। तो अगर 10.2 का लॉस हो गया तो फिर उस केस में यहाँ पर क्या होगा? इसमें अगर 10.2 का लॉस हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? 20.4, 10.2 बचा रहेगा यहाँ पर इसमें। तो फाइनली कई बार हमसे सॉल्व करवाया जा सकता है, वैसे बहुत रेयर होता है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाने, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो कि फाइनल वेलोसिटीज इनकी क्या क्या होंगी, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन वगैरह की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आपका जो न्यूट्रॉन था वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा था। इस वेलोसिटी को आप जो गिवन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली उससे निकाल सकते हो, और उसके बाद में फाइनली यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो किसी v1 वेलोसिटी से चला गया, और जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है वो किसी v2 वेलोसिटी से यहाँ पे चला गया। तो एक तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन बन जाएगा mv2 + mv1 दिस इज इक्वल टू mu। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ पर इससे बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन इससे बन जाएगी कि आपके पास में फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है।
तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है हाफ एम V1 स्क्वायर हाफ एम V2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और ये किसके बराबर है यहाँ पे, तो 20.4 में से 10.2 जा चुका है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको प्रॉपरली ऐसा यूनिट वगैरह में कन्वर्ट करके यहाँ पर ये फाइनल V1 V2 आपको निकालने होंगे। तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जनरली ये सब चीज़ें बहुत रेयर पूछेंगे, ज़्यादातर कोलिजन किस तरीके का हो रहा है वही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। थर्ड यहाँ पर जो पार्ट है, थर्ड में 22 की बात हो रही है, तो 22 लेकर के आ रहा है यहाँ पर ये। तो रेंज लॉस की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी 0 और 22/2 यानी कि 11। तो 0 से 11 तक का यहाँ पे लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें बस एक ही वैल्यू है जो लॉस की जा सकती है और वो है 10.2। तो इसमें बस एक ही वैल्यू आ रही है 10.2। तो इसका मतलब जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक हो सकता है यहाँ पर अगर 10.2 का लॉस हो जाता है तो। और इलास्टिक कोलिजन तो हमेशा ही हो जाएगा यहाँ पर। इन इलास्टिक में फिर परफेक्टली वाला केस नहीं होगा क्योंकि 11 का तो लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर इसमें। फिर नंबर 4 24.18, ठीक है 24.18, तो 0 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12.09। तो 12.09 अगर है यहाँ पर इसमें, तो फिर इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं 10.2 और 12.09 जो कि लॉस हो सकती हैं। तो इन इलास्टिक डेफिनेटली पॉसिबल है, और इन इलास्टिक में भी 12.09 जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर इसमें। तो परफेक्टली भी हो रहा है, ठीक है परफेक्टली भी पॉसिबल है, नॉन परफेक्ट भी पॉसिबल है और परफेक्ट भी पॉसिबल है, और इलास्टिक तो हमेशा पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए किस तरह से हम ये कोलिजन को पहचानेंगे कि कोलिजन किस तरीके का होने वाला है। इसमें जो रेंज ऑफ लॉस है, इस रेंज ऑफ लॉस को थोड़ा और आसानी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन होता है K = K ऑफ CM प्लस K विद रिस्पेक्ट टू CM, ठीक है पॉपुलर एक एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के सिस्टम के लिए। तो K ऑफ CM में यहाँ पर होता है हाफ सिस्टम का जो टोटल मास है वो और इनटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और K विद रिस्पेक्ट टू CM ये हो जाता है हाफ म्यू इज रिड्यूस्ड मास V रिलेटिव का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में तो कुछ चेंज होना जाना नहीं है यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ये कंपोनेंट है ये चेंज होगा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी लॉस होगा वो इस सेकंड टर्म की वजह से होगा हाफ म्यू V रिलेटिव का स्क्वायर। और अगर आप इसको कंप्लीटली इलास्टिक लास्ट में अज्यूम कर रहे हो कि ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन अगर है तो V रिलेटिव फाइनली 0 हो जाएगा। तो डेल्टा K को डायरेक्टली जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है उसको आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो हाफ म्यू V रिलेटिव का स्क्वायर, जो कि V रिलेटिव यहाँ पर इनिशियल वाला V रिलेटिव होगा, फाइनली 0 हो जाता है। तो हमारे इस पर्टिकुलर केस में म्यू की वैल्यू हो जाएगी m/2 रिड्यूस्ड मास, और V रिलेटिव जो इनिशियल V था वही हो जाएगा यहाँ पे, तो U के बराबर तो U²। तो ये हो गया डेल्टा K विच इज़ हाफ ऑफ हाफ mv²। तो यहाँ पर क्या आ जाए K/2। तो कई बार इससे हम थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी अपनी फटाफट कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये मेथड तो है ही यहाँ पर, इसके अलावा इससे भी आप यहाँ पर फटाफट ये जो लॉसेज हैं वो लॉसेज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि न्यूट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी केस से आ रहा है और हीलियम प्लस के साथ में इसका कोलिजन होता है, ग्राउंड स्टेट में हीलियम प्लस है यहाँ पर और एट रेस्ट है। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सच दैट इनइलास्टिक कोलिजन कैन टेक प्लेस। तो कम से कम यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जिससे इनइलास्टिक कोलिजन हो, और इनइलास्टिक तभी हो पाएगा जब लॉस यहाँ पर एक्साइटमेंट के काम में आ पाए। तो हीलियम प्लस के लिए जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है। अगर आप हीलियम प्लस के लिए वही वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो Z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10.2 Z² यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी इसके लिए कम से कम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस होना चाहिए। 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस होगा तभी जाकर के ये हो पाएगा। अब यहाँ पर इनके मासेस अगर आप देखो तो इसका मास अगर आप m अज्यूम कर लेते हो तो हीलियम में क्या होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मास आपको 4m अज्यूम करना पड़ेगा इसका मतलब। तो दिस इज़ m एंड दिस इज़ 4m। अब यहाँ पे क्योंकि मासेस थोड़े अलग अलग हो गए हैं तो आप K/2 नहीं कर सकते लॉस के लिए, लॉस आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉस आपके बार में डायरेक्टली इससे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। आप जो प्रीवियस जो हमारा बेसिक मेथड होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे आप फटाफट लॉस निकाल पाओगे। तो हाफ म्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा 5m। वी रिलेटिव जो भी इनिशियल है आप उसको रख दो यहाँ पर, तो एक m कैंसिल होगा, तो दिस इज़ 4/5 ऑफ हाफ mv², और हाफ mv² आपका इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है, तो दिस इज़ 4k/5। तो अब के बार जो लॉस है वो 4k/5 के बराबर हो सकता है। तो लॉस का जो रेंज है वो 0 से लेके 4k/5,
और 4k/5 को कम से कम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना पड़ेगा। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन दिस 4k/5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40.8। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो k की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कम से कम जो लॉस, जब कम से कम जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से वो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तब एग्जैक्टली 40.8 का मैक्सिमम लॉस हो पाएगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन के लिए दिस इज द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। तो अगेन एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है यहाँ पर इसमें, और ये हीलियम प्लस जो कि ग्राउंड स्टेट में है। तो दोनों ही ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम चलता हुआ आ रहा है विद काइनेटिक एनर्जी के। फाइंड के मिनिमम सच दैट बोथ कैन बी एक्साइटेड टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो दोनों को फर्स्ट एक्साइटेशन पहुंचाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो पहले हमको यहाँ पर देख लेना होगा कि जो लॉस है वो यहाँ पर होना कितना चाहिए, कितना लॉस हमको यहाँ पर चाहिए इसमें। तो लॉस, तो हाइड्रोजन को अगर पहुँचाना है तो 10.2 चाहिए, और हीलियम प्लस को अगर पहुँचाना है तो 40.8 चाहिए। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने का तो लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है। तो इसका मास अगर आप m लेते हो तो इसका मास अगेन 4m हो जाएगा। तो इस केस में जो लॉस होगा वो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, अगेन प्रीवियस कैलकुलेशन जैसा ये 4k/5 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो नाउ दिस 4k/5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आप यहाँ पर k की वैल्यू निकाल सकते हो, k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 63.75 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम से कम 63.75 होनी चाहिए, जिससे कि दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेशन इन बोर्स मॉडल। तो जो बोर्स मॉडल है उसने रदरफोर्ड मॉडल की कई कमियों को तो दूर किया, लेकिन ये भी उतना परफेक्ट नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर ये क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल मॉडल पे ही बेस्ड था यहाँ पर। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक हाइड्रोजेनिक सिस्टम के लिए वैलिड हो पाता है जहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम प्लस हो गया, इनके लिए वैलिड होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, उनमें यहाँ पर ये फेल हो जाता है, क्योंकि जो बोर्स मॉडल है उसमें फोर्स बस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लेकर के कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी आपस में फोर्सेस लगेंगे, और उन फोर्सेस को जो बोर्स मॉडल है वो अकाउंट में नहीं लेता। बोर्स मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह को तो ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया, जो रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बोर्स ने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर ये स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं और रेडिएशन तभी एमिट करते हैं जब किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एमिट होंगी। तो उसने लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह को ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर इसमें। लेकिन अब उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है और कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम मिलती है। यानी कि ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा तो आ रहा है लाइन, लेकिन उसी लाइन स्पेक्ट्रा में कुछ फोटोन या कुछ वेवलेंथ ऐसे हैं जो कि हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है उनकी, और कुछ फोटोन या कुछ वेवलेंथ ऐसे हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम मिल रही है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था बोर्स की थ्योरी में। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती गई, और क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये सब। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स, इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पाथ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पाथ नहीं होता, वो हम केवल उसके प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि स्पेस में किसी जगह पर उसके पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और उन प्रोबेबिलिटीज़ को जब एक तरीके से प्लॉट किया जाता है तो वो जो प्लॉट है ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल के जो शेप्स होते हैं वो बताते हैं कि कहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह किस तरीके की होती है। तो श्रोडिंगर वगैरह ने आगे चल कर के वेव फंक्शंस और ये सारी चीज़ें डेवलप की, जो कि कॉम्प्लेक्स एटम को भी एक तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही थी। कॉम्प्लेक्स एटम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स ही हमारी हेल्प कर सकती है। फिर बोर्स मॉडल से उनके लिए उस तरीके का एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल पाता है।